नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि लखनऊ से सामने आ रही है, आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखाते चलें कि यहां पर लखनऊ से एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है। 31 मार्च तक अब डाक खेतों से मोबाइल नंबर लिंक करवाना अनिवार्य होगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि डाक खेतों से अब लिंक करवाना होगा। 31 मार्च तक नंबर लिंक करवाने की प्रक्रिया पूरी की जानी होगी। डाक विभाग के खेतों से मोबाइल नंबर को लिंक किए जाने की अनिवार्यता की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। यहाँ आपको बता दें कि 1 अप्रैल साल 2023 से बगैर नंबर लिंक कराए लेन देन नहीं किया जाएगा। खाता धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता दें कि खेतों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि अब नंबर लिंक करवाना होगा और ये जो समय सीमा इसके लिए निर्धारित कर दी गई है कि अगले साल यानी 2023 में 1 अप्रैल तक ये नंबर लिंक करवाना होगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को 100 दिन पूरे हो गए हैं। आज राहुल गांधी करीब 2800 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुके हैं और यात्रा अब तक देश के 7 राज्यों से होकर गुजर चुकी है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश शामिल है। और फिलहाल 8वें राज्य राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा का 100वां दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज के दिन ही कांग्रेस विजय दिवस के रूप में मनाती है। आज भारत जोड़ो यात्रा को 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी जयपुर में अपनी 8वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान वो पत्रकारों के साथ देश की मौजूदा चुनौतियों पर बात करेंगे और साथ ही यात्रा के अपने अनुभवों को भी शेयर करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि यात्रा का नया थीम सॉन्ग आज लॉन्च किया जाएगा और इस थीम सॉन्ग के गीतकार गुलजार हैं, संगीतकार विशाल भारद्वाज और गायक सुखविंदर सिंह हैं। और देश में एक बार फिर से लव जिहाद के मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया है। श्रद्धा मर्डर केस को भी कुछ नेताओं ने लव जिहाद के एंगल से जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब आपको बता दें कि हाल ही में जांच में पुलिस को अब तक ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद को लेकर एक नई बात कह दी है। उनका यह कहना है कि कपल को शादी से पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा। नरोत्तम मिश्रा ने आगे ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद की जांच करने के लिए विवाह पंजीयक और विवाह संपन्न कराने के लिए जिम्मेदार अन्य संस्थाओं को जल्द ही आवेदक जोड़ों का पुलिस प्री वेरिफिकेशन करवाना होगा। मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और नोटरी सहित पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल बाकी अन्य संस्थानों को दूल्हा और दुल्हन के बारे में 1 महीना पहले यानी शादी की जो तारीख है उससे 1 महीने पहले जानकारी मिलती है और पुलिस के साथ चर्चा की जाती है। इसी दौरान उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा। और एक बड़ी खबर की ओर रुख कर रहे हैं इस वक्त की आपको बताते चलें कि जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई इस वक्त सामने आई है। बड़ी खबर इस वक्त की रायबरेली से है, जहां पर जिला प्रशासन की भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। भूमाफिया पर कहर बन के टूटा है प्रशासन। बड़ी जानकारी इस वक्त रायबरेली से सामने आई है, जो आपको बता दें कि अवैध फसल को ट्रैक्टर से नष्ट करवा दिया गया है। भूमाफियाओं की बड़ी फसल जिसे नष्ट कराया गया है। बताया जा रहा है कि तालाब की 12 बीघा भूमि पर यह फसल अवैध तरीके से लगाई गई थी, जिसे ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट करवा दिया गया है। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता रहे हैं कि सलौन तहसील के एक खेत का यह मामला है, जहां पर प्रशासन ने भूमाफिया पर ये बड़ी कार्रवाई की है। इससे भूमाफियाओं में भड़कम मच गया है। साथ ही पुलिस और राजस्व की टीम ने चारागाह और तालाब की भूमि पर लहलहा रही फसलों को नष्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि अवैध रूप से फसल लगाई गई थी और ट्रैक्टर से जुताई करवाकर इसको नष्ट करवा दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए ओम शंकर शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से पूरा क्या मामला था, कितनी फसल थी वो जिसे नष्ट कराया गया है? देखिए, सलवन तहसील के अंतर्गत एक किठावा गांव पड़ता है। ये वहां का मामला है जहां बीते कम से कम कई वर्षों से जो है भूमाफिया लगातार जो है वो चारागाह की जमीन पर खेती करते हुए नजर आ रहे थे। इसकी शिकायत भी कई बार हुई थी, लेकिन पहले प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब की बार जो है जिलाधिकारी के सख्त तेवरों से जो है ये 12 बीघे का पूरा एरिया था जिस पर भूमाफिया कब्जा करके जो है वो फसल लगातार बो रहे थे।
और उससे लाखों रुपए का मुनाफा भी कमा रहे थे। लेकिन जिला प्रशासन ने अब की बार जिस तरह से एक्शन लिया है कि ये भूमाफियाओं से लगभग कई करोड़ों की कीमत की जमीन जो है वो मुक्त कराई गई है। पर ओम शंकर, यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इतनी बड़ी फसल किसी की रही है और उसको बोया गया होगा, काफी समय लगता है फसल को तैयार होने में। क्या प्रशासन की नींद तब नहीं खुली जब ये फसल वहां पर लगाई जा रही थी या बीज बोए जा रहे थे? हाँ, ये इसमें कहीं ना कहीं एक तरह से अगर देखा जाए क्षेत्रीय लेखपाल की भी मिलीभगत सामने आ रही है, क्योंकि ये कोई पहली बार फसल नहीं बोई गई है। ये पिछले कम से कम 10 से 15 वर्षों से लगातार इस जमीन पर जो है फसल बो रहे थे बराबर और फसल काट रहे थे और उसको बाजारों में बेचकर जो है मोटा मुनाफा कमा रहे थे। लेकिन जिलाधिकारी के सख्त तेवरों के बाद जो है अब की बार रायबरेली का जिला प्रशासन जागा है और ट्रैक्टर से चलवाकर जो है पूरी फसल को नष्ट करा दिया गया है और भूमाफियाओं के कब्जे से पूरी। तो ओम शंकर, किसके नाम पर थी ये जमीन जिस पर फसल बोई गई है? कुछ नाम सामने आए हैं किसी के? नहीं, नाम सामने नहीं आया है, क्योंकि ऐसे मामलों में लोग मना कर देते हैं कि ये हमारी फसल नहीं है, क्योंकि उनके नाम कोई जमीन का कागज होता है और न ही उसके कोई दस्तावेज होते हैं। लेकिन ये कई जो क्षेत्रीय लोग होते हैं सब उन्हीं की कारस्तानी होती है और 12 बीघे का मतलब होता है कि कम से कम करोड़ों की जमीनों पर ये चारागाह के लिए सुरक्षित जमीन थी, सरकारी जमीन थी, जिस पर बीते कई वर्षों से लगातार पर इस जमीन पर जो बाकी लोग जो काम कर रहे, जो मजदूरी कर रहे थे, क्या उन लोगों की तरफ से कोई बयान आया है या प्रशासन ने उनसे बात करने की कोशिश की कि आखिर किसके कहने पर वो फसल में जुताई कर रहे थे या फसल लगाई गई है इस तरह से? हाँ, इस बारे में मुकदमा भी पंजीकृत करके जो है अब जो है ये आगे की जांच शुरू कर दी गई है कि आखिर ये कौन कौन लोग थे जिन्होंने जो है इतनी बड़ी जमीन पर लगातार कई वर्षों से फसल बो रहे थे। अब उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात जो है वो एसडीएम शालिग्राम जो सलवन में तैनात है उनका कहना है। तो ओम शंकर, लगभग कितनी है ये फसल जिसकी आप बात कर रहे हैं और क्या वहां पर इस तरह की और भी कोई खेती हो रही है? ये चारागाह की सुरक्षित जमीन मानी जाती है, जो सरकारी जमीन कही जाती है। ये 12 बीघे का एरिया था, एक बहुत बड़ा एरिया था जिस पर जो है भूमाफिया कई हिस्सों में जो है लगातार अलग अलग 3 बीघे 4 बीघे आपस में बांट कर जो है ये लगातार फसल बो रहे थे। तो इसमें क्षेत्रीय लेखपाल की भी मिलीभगत देखी जाए तो बगैर उसकी सहमति के नहीं हो सकता है। तो लेखपाल और ग्राम प्रधान दोनों ही संदिग्ध भूमिका में इस वक्त यहाँ पर हैं। और आपसे ओम शंकर ये भी पूछना चाहूंगी मैं कि क्या पुलिस को किसी ने इससे पहले सूचना दी कि इस तरह से अवैध तरीके से खेती हो रही है वहाँ पर? हाँ, क्षेत्रीय लोगों ने कई बार इसकी लिखित शिकायत भी की है, लेकिन तो अब जिला प्रशासन जागा है और अब जो है अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात भी कह रहा है। तो क्या कोई गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है? नहीं, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी जांच शुरू हुई है, क्योंकि इतना बड़ा मामला है कि एक दिन में सब कुछ संभव नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जांच बढ़ेगी वैसे अवैध कब्जेदारों के नाम सामने आते जाएंगे। पर जिस तरीके से लेखपाल का नाम यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है कि मिलीभगत का यहाँ पर आरोप है उन पर, तो क्या पूछताछ के लिए लेखपाल को बुलाया गया है? नहीं, अभी इस बारे में एसडीएम ने कुछ भी बोलने से मना किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जांच शुरू हो चुकी है और अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। चलिए ओम शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े जिन्होंने जानकारी दी है कि लगभग 12 बीघा की ये जो जमीन है जिस पर अवैध तरीके से खेती हो रही थी, फसल बोई गई थी और लगभग 10 से 12 साल हो चुके हैं इस मामले को। सरकारी जमीन पर ये भूमाफिया कब्जा करके बैठे थे। करोड़ों की ये जमीन है जिस पर फसल बोकर उसे कब्जे में रखा गया था। लेकिन अब प्रशासन आखिरकार नींद से जाग गया है और रायबरेली में इस तरह की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली जहां भूमाफियाओं पर प्रशासन का कहर आखिर टूटा है और इस फसल को नष्ट कर दिया गया है। और जजों की नियुक्ति के मसले पर अब केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में लगातार तनातनी बनी हुई है। जहां एक तरफ सरकार कॉलेजियम को ज्यादातर सिफारिशों को ठुकरा रही है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट इस बात पर चिंता जता चुका है। इसी बीच अब कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि जब तक जजों की नियुक्ति का नया सिस्टम नहीं बनेगा ये मसला हल नहीं हो सकता। उन्होंने जजों के लंबित पड़े पदों को लेकर भी चिंता जताई है। दरअसल राज्यसभा में कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला की तरफ से सरकार से सवाल किया गया था कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर जो झगड़ा चल रहा है आखिर वो क्यों है। शुक्ला ने यह भी कहा कि समय करीब 5 करोड़ केस कोर्ट में लंबित हैं और इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है।
कोर्ट कहती है कि सरकार नियुक्ति नहीं कर रही है, तमाम पद खाली पड़े हैं। अब सरकार ये कह रही है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो एनजेएसी के पुराने प्रपोजल की तरह होना चाहिए। इसमें अब सब लोगों के साथ मिलजुल कर जजों की नियुक्ति हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लंबित पड़े मामलों को खत्म करने के लिए सरकार आखिर करना क्या चाहती है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है लखनऊ से, जिससे आपको रूबरू करवा दें कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी। सरकारी अस्पतालों में अब 20 नए हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश अनुसार सरकारी अस्पतालों में अब हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। बड़े अस्पतालों में अब पैथोलॉजी जांच का लोड कम हो जाएगा और हेल्थ एटीएम की वजह से लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत मिल सकेगी। शहर के कई बड़े सरकारी अस्पतालों को चिन्हित किया गया है जहां पर हेल्थ एटीएम है और अब आपको बता दें कि इसकी तादाद बढ़ने वाली है। सीएसआर फंड से 20 नए हेल्थ एटीएम अस्पतालों में लगाए जाएंगे। आपको बता दें सीएसआर फंड से करीब 20 नए हेल्थ एटीएम लगाने का निर्देश है और अभी तक विभाग 2 हेल्थ एटीएम का संचालन कर रहा है। बलरामपुर के सिविल अस्पताल में हेल्थ एटीएम लगेगा। रानी लक्ष्मीबाई समेत कई अन्य अस्पतालों को चिन्हित किया गया है जहां पर ये हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। साथ ही सहमति के लिए सीएमओ ने डीएम को पत्र भेज दिया है। अनुमति मिलते ही एटीएम लगाने का यह सिलसिला तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। एटीएम अस्पतालों में लगा दिए जाएंगे। और आपको बता दें कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है जहां पर आम जनता के लिए अब सरकारी अस्पतालों में हेल्थ एटीएम की सुविधा मिल सकेगी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए शमशाद आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमशाद, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस हेल्थ एटीएम को लेकर? जी बिल्कुल, बता दें कि इस समय जो है हेल्थ एटीएम जो है वो सरकारी बड़े हॉस्पिटलों के बाहर लगाया जाएगा और इसमें जो जनता है उनके लिए जो है फ्री जांच की जाएगी। जांच जो है वो कई चीजों की, कई बीमारियों की जांच होगी, जिसमें सांस की बीमारी है, डेंगू की है और कई बीमारी है, शुगर की है। तो कहीं ना कहीं जो है कि बहुत सरकार की तरफ से बहुत बड़ी पहल की जा रही है। ये एटीएम के द्वारा जो है जो जनता है, लोग हैं, उनको फ्री जांच का सुविधा मिलेगी और ये जो एटीएम है ये कई बड़े हॉस्पिटलों में लगाया जाएगा, जिसमें जो है शमशाद, क्योंकि ये जो हेल्थ एटीएम है ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते, तो इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे अस्पतालों में भी लगाए गए हैं हेल्थ एटीएम, तो इनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, उसके प्रति जागरूकता लोगों तक कैसे पहुंचाई जाएगी, क्या कुछ प्लान है उसका? जी अभी जो एटीएम लगाया जा रहा है इसके जो इंजीनियर हैं वो पूरी तरीके से इसको जो है चलाने का जो है तरीका जो है वो लोगों को बता रहे हैं, किस तरीके से ये यूज होगा और किस तरीके से जो है लोगों के लिए इससे जांच की जाएगी और ऑनलाइन जो है इसमें किया जाएगा कि रिपोर्ट जो है जांच की वो ऑनलाइन भी पहुंच जाए लोगों के पास, लोगों को पता चल जाए। तो पूरी तरीके से इंतजाम किया जा रहा है और कई बड़े हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, लोक बंधु है, रानी लक्ष्मीबाई है, तो यहाँ पे हॉस्पिटलों के बाहर लगाया जा रहा है और डीएम को जो है सीएमओ के द्वारा जो है पत्र भी दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब 20 जो एटीएम है वो लखनऊ में लगाए जाएंगे बड़े हॉस्पिटलों में। चलिए शमशाद, क्या कुछ अनुमान है कि पत्र को जब स्वीकृति मिल जाएगी और उसके बाद कितना समय लगेगा ये 20 एटीएम वहां पर लगाने में? जी बिल्कुल, बता दें कि पत्र लेने के बाद में जिस तरीके से जो है मुख्यमंत्री का आदेश दिया जाएगा उसके बाद में तत्काल जो काम है वो किया जाएगा अधिकारियों के द्वारा और जहां जहां पे सुविधाएं पूरी तरीके से बना दी जाएगी वहां वो एटीएम को लगाया जाएगा। उसके बाद में एटीएम के बारे में लोगों को जो है हॉस्पिटल में जागरूक किया जाएगा कि आप लोग इस एटीएम के द्वारा अपनी जांच फ्री करा सकते हैं। इसके लिए कई चीजों की जो है यहाँ पे पूर्ति बनाई जाएगी, हर चीज दिखाया जाएगा, लोगों को डेमो करके दिखाया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो सरकार के द्वारा जो है जनता के बीच में रखी जाएंगी, बताई जाएंगी और फ्री लोग यहाँ पे जांच करा सकते हैं। चलिए शमशाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि जल्द ही हेल्थ एटीएम जो है लखनऊ के कई बड़े अस्पतालों में होंगे और यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि पैथोलॉजी लैब जहां पर टेस्ट किए जाते हैं उन पर जो लोड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसकी तादाद को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, जिससे कि हेल्थ एटीएम होने की वजह से अब जांच में भी तेजी आ सकेगी।
और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ एक अहम बैठक की है। यहां बैठक में अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम इंतजार करेंगे और इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और वरिष्ठ साथियों को आज यहाँ पर बुलाया। दोनों पक्षों के साथ भारत सरकार के विभाग के नहीं मिले, बहुत अच्छे माहौल में बात की। दोनों मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक अप्रोच रखा है और कुल मिलाकर इस बात पर सहमति हुई डिस्प्यूट के रास्ते पर डिस्प्यूट का समाधान लोकतंत्र के अंदर रोड पर नहीं हो सकता, संविधान सम्मत मार्ग से हो सकता है। तो अतः कुछ फैसले हुए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में निर्णय नहीं आता, कोई भी राज्य इसके बारे में एक दूसरे राज्य पर क्लेम या तो डिमांड जनरेट नहीं करे। दूसरा, दोनों राज्यों के मिलाकर दोनों ओर से 6 मंत्री बैठेंगे और इस पर डिटेल नीचे तक पर्कोलेशन किस प्रकार से हो, इसकी चिंता और चर्चा करें। छोटे छोटे और कई मुद्दे भी हैं दो राज्यों के बीच में, जो पड़ोसी राज्यों में आमतौर पर देखे जाते हैं। ऐसे मुद्दों का निवारण भी ये 3 मंत्री दो ओर से जो है वो ही करें, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। हम लोगों ने पूछा कि आपके जो बयान, आपके स्टेटमेंट जो आ रहे हैं उससे वैसे नहीं आनी चाहिए। बोले हमारी बिल्कुल, मेरा स्टेटमेंट भी नहीं, मेरा हैंडल भी नहीं है और उसके ऊपर एफआईआर करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री जी के सामने वो बात रखी है और गृह मंत्री जी ने भी उन्होंने कहा है अभी थोड़ी देर पहले। और इसीलिए जो लोग ऐसे मामलों में कुछ कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जनता का मामला है, ये कानून व्यवस्था का मामला है। और इसीलिए दोनों राज्यों ने तय कर लिया है, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने सुझाव रखा है, उन्होंने सूचना की है कि दोनों राज्यों के 3 मंत्री, एक कमेटी गठित होगी, एक आईपीएस ऑफिसर होगा, उसकी कमेटी होगी, ताकि कोई भी कानून व्यवस्था ना बिगड़े और छोटे छोटे जो मुद्दे हैं उसमें चर्चा होकर उसमें एकमत हो जाए और नागरिकों को तकलीफ ना हो। हम लोगों ने पूछा कि आपके जो बयान, आपके स्टेटमेंट जो आ रहे हैं उससे वैसे नहीं आनी चाहिए। बोले हमारी बिल्कुल, मेरा स्टेटमेंट भी नहीं, मेरा हैंडल भी नहीं है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को घेरा, तो वहीं उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी जानकारी दी। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने और क्या कुछ कहा वो आपको सुनवा। लब जिहाद रोकने के लिए हम इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि मैरिज रजिस्ट्रार ब्यूरो और जो पंजीयन की संस्थाएं हैं विवाह की, इसमें नोटरी भी शामिल है, ये लड़का और लड़की की जानकारी जब उन्हें 1 महीने पहले आ जाती है तो इसको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी उन्हें पुलिस से बातचीत करनी चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन कराने वाली बात पर विचार करना चाहिए, जिससे इस तरह की घटनाओं को रोकने में एक कारगर कदम और होगा। कांग्रेस के जो मंत्री, वो विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ बड़ा आपत्तिजनक बयान दिया, कहा कि बाप के बेटे हो, तो आपके संज्ञान में है क्या? बिल्कुल संज्ञान में है। और जैसा मैंने राजा पटेरिया जी वाले विषय में कहा था कि जो लोग बराबरी नहीं कर पाते फिर वो बदनामी पे आ जाते हैं। ये कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में ऐसी हो गई है, लगातार सिमटती जा रही है। पिछले 2 साल के परिणाम देखें, पश्चिम बंगाल में 0 पे आ गए थे 40, उत्तर प्रदेश में 2 पे आ गए थे, गुजरात में 77 में से 17 पे आ गए थे। ये जो सिमट रही है उसकी हार की हताशा है। ये उनको दिख रहा है कि मध्य प्रदेश में भी अब कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। गुजरात और के बाद में राजस्थान और
छत्तीसगढ़ भी साफ होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी जनप्रतिनिधियों से संवाद सीधा रखते हैं। अभी हमारे यहाँ पंचायत के प्रतिनिधियों से उन्होंने सीधा संवाद किया था और अब हमारे नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से माननीय मुख्यमंत्री जी सीधा संवाद करें। कोरोना का पिछले 24 घंटे में एक प्रकरण नया आया है और एक ही व्यक्ति ठीक होकर अपने स्वस्थ होकर घर गए। 4 कुल एक्टिव केस संपूर्ण प्रदेश में है। 24 घंटे में 805 सैंपल लिए गए। संक्रमण दर 0.12 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी स्थिर 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, ना ही एक्टिव केस पुलिसकर्मी का है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीनेशन हुआ है 1629 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। आज तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,35,71,359 लोगों को वैक्सीनेशन। और आपको बता दें कि पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई की एमएचबी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया ये आरोपी सिर्फ बांग्लादेशी ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के नागरिकों को भारत लाने का काम करने वाला एक एजेंट है। पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी ने अब तक कई बांग्लादेशी नागरिकों को बांग्लादेश से मुंबई में लाकर अलग अलग जगह पर रखवाया है। इनकी तलाश फिलहाल की जा रही है। और मुंबई के प्रबोध नगरकार ठाकरे चौक पर तोड़ने को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आक्रामक भूमिका अपना ली है। यहां आपको बता दें कि प्रबोधनकार ठाकरे चौक पर महानगर पालिका के द्वारा तोड़ने की कार्रवाई की गई और मनसे ने बैनर लगाकर इस कार्रवाई का विरोध किया है। अब महानगर पालिका का विरोध करते हुए मनसे पदाधिकारियों ने सवाल उठा दिया है कि प्रबोधनकार ठाकरे चौक पर हथौड़ा चलाना उनके विचारों पर हथौड़ा चलाने जैसा है। अब बुलेटिन में इस खबर के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।